सही लगे, जो नहीं, जो मान लो जो नहीं आपकी मित्र आप समझ पा रहे हैं, उनका नाम हन्ना अरेंट। ठीक है, तो हन्ना अरेंट की सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है कि लोग उनको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? समझा नहीं पाती। वो कहती है कि हमको आपको समझाना नहीं, मतलब वो कहती है मेरी किताब मत पढ़ो। किताब लिखी है, लेकिन वो कहती है कि मेरी किताब मत पढ़ो, क्योंकि वो कहती है किताब हमने अपने लिए लिखी है। ठीक है, तुम लोग के लिए नहीं लिखी है, तुम अपनी किताब खुद लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कि हन्ना अरेंट को समझना क्यों मुश्किल। क्या कह रहे हो? लिखो क्योंकि वह नहीं चाहती कि उन्हें समझा जाए। क्योंकि किसी को, उसी को आप समझ सकते हैं जो थोड़ा खुद से भी प्रयास करे समझाने का। ठीक है, तो हन्ना अरेंट नहीं चाहती कि उनको समझा जाए। है, तुम तो पढ़ रहे हो, हमारी दुविधा देखिए कि हमको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हन्ना अरेंट कहती है हमको नहीं पढ़ो। क्यों नहीं समझा जाए? देखिए, पहली चीज वो कह रही मैं तो खुद समझ रही। तो कह रही जब हम खुद को समझ लें तब आप लोग हमें समझिए, हम खुद ही अभी अपने आप को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिखो कहाँ पहुंचे, समझा दें। और क्यों नहीं समझा जा सकता? लिखो पहला, उनके अनुसार वह खुद ही समझने के क्रम में है। तो अब वो खुद ही चीजों को समझ रही हैं। आज उन्हें ये चीज सही लग रही, कल उन्हें वो चीज सही लग रही। तो अब दूसरे दिन जब वो आर्टिकल लिख रही तो कुछ और लिख रही, तब लोग पूछने जा रहे कि परसों आपने ये लिखा था, आज आप ये लिख रही। तो कह रही है कि हम तुमको क्यों एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, तो कह रही कि हमने तुमको फोर्स किया था हमारा वो वाला आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, तो हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, उनके पढ़ो ही नहीं। तो पहली चीज तो कह रही हम खुद ही समझ रहे हैं अभी, तो हमें ना समझिए अभी। नेक्स्ट लिखो, हन्ना अरेंट ने पाठकों के लिए नहीं, खुद के लिए लिखा है। और वो कोशिश ऐसा करते हैं कि कोई समझे ना, मतलब उन्होंने शैली ऐसी अपनाई। लिखो वह खुद अपनी चिंतन शैली को थिंकिंग विदाउट बैरियर्स कहती। कहती है हम आज मोदी जी की पढ़ाई करेंगे, कल राहुल जी की करेंगे। हमारा मन, हमारा कागज, हमारा पेन, आप कल लेके ये मत आना कि इधर इनकी क्यों बुराई कर रहे थे। ठीक है, वो कह रहे हैं जब मन जो आएगा हम अपना स्वतंत्र होकर लिखेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं थिंकिंग विदाउट बैरियर्स। और वो किसी और के लिए वैसे ही नहीं लिख रही। फिर लिखो, हन्ना अरेंट अकेली महिला हैं जिन्हें राजनीतिक दार्शनिक की श्रेणी में रखा गया है।
इतने सारे थिंकर्स में अकेली हैं वो। परंतु वह खुद को राजनीतिक दार्शनिक कहलाना पसंद नहीं करती। तो उनको फिलोसफर कहोगे तो डंडा लेके आएंगे तुम्हारे पीछे, हमको फिलोसफर मत बोलो, ठीक है। तो कहती है हम फिलोसफर नहीं, हमको फिलोसफर ना बोलो, ठीक है। तो अब लिखो यह वह, लिखो यह वह दार्शनिक है जो दर्शन की आलोचक है। इन्होंने फिलॉसफी की आलोचना की है एक्चुअली। तो ही इज अ फिलोसोफर हु हेट्स फिलॉसफी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हमको सिद्धांतकार कहना है, कुछ और कहो, लेकिन ये गाली मत देना कि हम फिलॉसफर है। पूरे टाइम हमने यही लिखा है कि फिलॉसफी है खराब चीज, ठीक है। ये है इनकी थोड़ी बहुत खासियत। और फिर लिखो इनको समझना इसलिए भी मुश्किल है कि यह शब्दों को खुद के मायने देती हैं। जैसे एक शब्द एक आम समझ में कुछ है, इनके लिए कुछ और है, ठीक है। तो इंसान एक नॉर्मल शब्दों से इनको नहीं समझ सकता, ठीक है। भाई इनकी नहीं, इन्होंने डिक्शनरी बनाई नहीं, क्यों बनाएंगे। ये कह रही है कि आज हम पावर को ये समझते हैं, कल हम ये समझेंगे, हमारी मर्जी हमारी किताब, ठीक है। और हम थोड़ी तुमको कह रहे हैं हमको पढ़ो, ठीक है। और सबसे खास बात है ये अकेली महिला फिलोसफर है और फिलॉसफी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये फिलॉसफी की ही आलोचक है, ठीक है। और लिखो हना अरेंट की पद्धति भी मुश्किल पद्धति है, मतलब एक आम पद्धति नहीं। इसके बाद से सिलेबस में महिलाओं को रखा ही नहीं, ठीक है। महिलाएं जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नहीं पाई जाती या एज अ फिलोसोफर, बाकी उसमें जाए हैं, ठीक है। तो इनकी पद्धति भी थोड़ी मुश्किल पद्धति से बात करती हैं। तो इनकी पद्धति को कहा जाता है फिनोमिनोलॉजी। प्रघटना शास्त्र, हम अपने अंदाज से बता रहे हैं प्रघटना शास्त्र। अब ये जो फिनोमिनोलॉजी है ये एक पद्धति के रूप में, मतलब एक फिलॉसफिकल अप्रोच के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इसके जो प्रमुख फिलोसोफर्स हैं जैसे हसरेल हैं, हाइडेगर हैं, इन दोनों से इन्होंने पढ़ा। हाइडेगर और हसरेल दोनों इनके टीचर रहे, फिर दोनों से इनको प्रेम हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने दोनों को छोड़ के तीसरे से शादी करी, ब्लूमर से, फिर इन्होंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस
ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करें। तो अब सबसे पहली बात है प्रघटना शास्त्र क्या होता है। ठीक है, देखो यह एक दार्शनिक पद्धति है जिसकी लोकप्रियता द्वितीय विश्व युद्ध के समय बढ़ी। ठीक है, अब लिखो क्यों। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का समय यूरोपीय दर्शन में सर्वाधिकारवाद के विश्लेषण के रूप में आता है। ठीक है, स्वयं हना अरेंट एक जर्मन यहूदी महिला थी जिन्होंने सर्वाधिकारवाद का अनुभव किया था और उसकी घोर विरोधी थी। देखो, वह ऐसी किसी भी दार्शनिक पद्धति की विरोधी हैं जिसका स्वरूप सर्वाधिकारवादी हो। सर्वाधिकारवादी होता गया है, अंडरलाइन करिए यहां पे। यदि आप कहें एक ही सही तरीका है सर्वाधिकार, मतलब आप किसी अन्य विचारधारा को स्वीकार ना करें और एक ही विचारधारा को माने यही सत्य है। जैसे मान लीजिए हिटलर है, उसने कहा कि जर्मन नस्ल ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सर्वाधिकारवादी चिंतन। सर्वाधिकार का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? होमोजेनाइजेशन को सर्वाधिकारवाद कहते हैं। आप माने कि यही बेस्ट वे ऑफ लाइफ है, इसके अलावा जीवन जीने का और कोई तरीका नहीं है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति आपसे असहमत है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करें। ऐसा सोच जिसमें आप एक ही सोच आपकी है और आप सर्वाधिकारवाद को समझना कैसे समझा जाए? तो सर्वाधिकारवाद जो है वो प्रजातंत्र का विरोधी है।
तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों चाहिए? क्योंकि आपके अपने विचार हो सकते हैं, और वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में बहुलवादी समाज का निर्माण करती है। बहुलवादी समाज कैसे रह सकता है? एक समाज में विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न धर्म के फॉलोअर्स साथ में रहें और रह सकें, ये कब संभव होगा? जब सहिष्णुता हो, टॉलरेशन हो। तो क्या डेमोक्रेसी का संबंध टॉलरेशन से है? क्या डेमोक्रेसी की पर्यायवाची विविधता है, बहुलता? और अगर आप बहुलता को समाप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। सर्वा, जैसे आप मतलब भिन्न भिन्न कलर हैं, इसको समाप्त करके एक ही कलर रखें झंडे में, ठीक है? यानी कि सर्वाधिकार, यानी वन कलर, और बाकी का अस्तित्व नहीं, ठीक है? यानी कि संपूर्ण विश्व को आप वन कलर में रंग दें, ठीक है? या संपूर्ण विश्व में आप एक जैसी व्यवस्था ले आए, यानी सभी जगह और किसी चीज का, किसी अन्य विकल्प का, किसी अन्य वैकल्पिक जीवन, प्रजाति, धर्म, विचारधारा का कोई स्थान ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वाधिकारवाद। तो सर्वाधिकारवाद को समझना, कैसे समझा जाए? किसी चीज को आप वैसे नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों को समझने के लिए उसका अपोजिट समझिए। जो प्रजातांत्रिक नहीं है वो सर्वाधिकारवादी है। तो प्रजातंत्र की क्या विशिष्टता है? बहुलता, विविधता। प्रजातांत्रिक समाज कैसा होता है? बहुलवादी समाज, ठीक है? अगर हम सनातन धर्म या अगर हम हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी को लेते हैं तो क्या वो बहुलवादी है? करेक्ट है। नहीं, क्या होता है? हाँ, हिंदुइज्म बहुलवादी, हिंदुइज्म जो है वो प्रजातांत्रिक है, क्योंकि हिंदुइज्म में एक सिंगल पुस्तक नहीं, एक सिंगल चर्च नहीं, एक सिंगल प्रॉफिट नहीं, और सभी लोगों को अपने अनुरूप, अपने अनुसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है? तो वाई इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी? इंडिया में हमेशा विविधता को इस्टैब्लिश किया गया, और इंडिया को डेमोक्रेसी क्यों माना जाता है? या अन्य सभी देशों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई, भारत में क्यों हुई? क्योंकि जो भारतीय समाज है उसकी, या हमारी जो जीवन शैली है उसकी विशिष्टता क्या है? सहिष्णुता, ठीक है? तो इंडियन वे ऑफ लाइफ मतलब टॉलरेशन, सहिष्णुता, एक धर्मवाद नहीं, सर्वधर्म संभाव, ठीक है? और अगर एक धर्म की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? टोटलिटेरियनिज्म।
ठीक है। तो विविधता में एकता ही डेमोक्रेसी है। और विविधता में एकता के लिए क्या चाहिए आपको? आपको विविधता के प्रति सहिष्णुता, और सहिष्णुता का अभाव क्या होगा? हिंसा, ठीक है। लैक ऑफ टॉलरेशन ऑफ डिफरेंसेस, लैक ऑफ टॉलरेशन ऑफ अपोजिशन। तो हिटलर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? सर्वाधिकारवाद। क्योंकि हिटलर के राज्य में जो गैर जर्मन लोग हैं उनके लिए स्थान है? नहीं है। गैर जर्मन संस्कृति के लिए स्थान नहीं, ठीक है। और हिटलर विश्व विजय चाहता था, यानी पूरे विश्व में एक ही कल्चर को इस्टेब्लिश किया जाए। तो अगर हम ISIS की विचारधारा को देखें तो क्या वो सर्वाधिकारवादी है? ठीक है, सर्वाधिकारवादी है। और ISIS इस्लाम धर्म में भी जो विभिन्न सेक्ट हैं, जैसे सुन्नी शिया सेक्ट है, क्या उनको लेकर के टॉलरेंट है? नहीं है, ठीक है। यानी कि एक ही विचारधारा, एक सिंगल वे ऑफ लाइफ। और जब भी सर्वाधिकारवादी विचारधारा होगी तो उसमें हिंसा उसका साधन है। तो हना अरेंट का जो अध्ययन किया जाता है वो सर्वाधिकारवाद को समझने के लिए किया जाता है कि सर्वाधिकारवाद क्या है। तो सर्वाधिकारवाद है प्रजातंत्र का अपोजिशन। और क्या सर्वाधिकारवादी समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो सर्वाधिकारवाद प्रजातंत्र को समाप्त करता है और हर इंसान को, मतलब अल्टीमेटली सर्वाधिकारवाद को हिंसा का शासन कहा जाता है। रूल ऑफ टेरर, टोटल टेरर। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब हुआ टोटल टेरर, रूल ऑफ टेरर। क्योंकि लोग तो अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, लोगों का परिवेश अलग है, लेकिन उनको अगर आपको एक ही उसमें बांधना है तो केवल आप टेरर के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो हना अरेंट क्या बताते हैं? अगर आपको सर्वाधिकारवाद को समझना है तो बेस्ट प्लेस है हिटलर ने जो मास डेथ का सिस्टम बनाया, ठीक है। हिटलर में डेथ को मास लेवल पर दिया गया, मतलब लोगों को एक ही साथ एक भट्टी या गैस चैम्बर में मार दिया गया, ठीक है। तो ये क्या यही सिंबलाइज कर रहा है टोटलिटेरियनिज्म में एक चीज़ है वायलेंस। अगर आप ISIS के भी एक्शंस को देखिए तो उन्होंने जिस लेवल पर ऐसे वायलेंस की, भाई आप उसके विरोधी थे तो आप ऐसे भी मार सकते हैं, आपको कोई नहीं पसंद है आप उसे गोली से भी तो मार सकते हैं। लेकिन हिंसा को एक रणनीतिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिटलर को जूस नहीं पसंद थे, ऐसे भी मार देता, लेकिन उनको गैस चैम्बर में मारना मतलब हिंसा का रणनीतिक प्रयोग किया गया। और हिंसा का रणनीतिक प्रयोग या सर्वाधिकारवाद की रणनीति ही हिंसा है। तो हिंसा आप इतना इस तरीके से क्यों मार रहे हैं, जैसे आप इतना टॉर्चर के साथ क्यों मार रहे हैं, या जैसे ISIS ने टॉर्चर के साथ मारा और
टॉर्चर के आप वीडियो को पब्लिश करें, तो उसका लक्ष्य क्या है? टेरर को फैलाना। और टेरर मतलब, क्योंकि आप समझते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं, आप लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे वर्ल्ड लेवल पर? तो शस्त्र से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको उनके दिमाग को कंट्रोल करना होगा और उनके अंदर डर को बैठाना होगा, ठीक है? तो डर को कैसे, डर का रणनीतिक प्रयोग किया जाए, यही सर्वाधिकारवाद है। और सर्वाधिकारवाद 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना मान लीजिए या त्रासदी मानिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक में केवल हिटलर और स्टालिन को लिया है, क्योंकि उस रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन जो सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो 20वीं शताब्दी की एक बहुत सामान्य चीज़ है। इसको बताने का प्रयास किया है। तो सर्वाधिकारवाद आपको पहले समझना होगा। अगर हम कल से ही आदेश लाएं कि हर इंसान एक ही कलर के कपड़े पहनेगा, भगवा हो या हरा हो या पीला हो, जो भी हो, ठीक है? तो इसलिए स्कूल क्या होता है? सर्वाधिकारवादी। और स्कूल में पढ़ाई होती, पिटाई होती है ना? तो सर्वाधिकारवाद को समझना है तो स्कूल को समझ लीजिए, ठीक है? तो यूनिफॉर्मिटी लाना, ये सर्वाधिकारवाद है। तो अब ऐसी कोई भी चीज़ जो सर्वाधिकारवाद को बल दे, हाना अरेंट उसके खिलाफ है। तो फिलॉसफी का वो मेथड जो सर्वाधिकारवाद के अगेंस्ट है, वो मेथड है फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र, ठीक है? तो फिलॉसफी में आप, और फिनोमिनोलॉजी का जो आरंभ है, ठीक है, हीगल से होता है, ठीक है? हीगल से आप इसको मानते हैं, और ये भी जर्मन है, ठीक है?